अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान भर में कल जुमेरात को मनाई जाएगी ईद उल फित्र। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर के ईदगाहों और मसाजिद में ईद की नमाज के इंतजामात। साबिक सदर मजलिस सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी की 29 रमज़ान को मनाई गई 16वीं बरसी। दारुसलाम में महफिल का एहतमाम। ज़ियारत ख़ब्र के बाद चादर गुल पेश करते हुए की गई मग़फ़िरत के लिए दुआ। कांग्रेस की सीनियर लीडर रेणुका चौधरी ने लिया रुकन राज्यसभा के तौर पर हलफ। राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धानखड़ ने दिलाया हलफ। मलकाजगिरी में कांग्रेस का डम्मी उम्मीदवार बीजेपी से है बीआरएस का मुकाबला। बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर का पार्टी इजलास से खिताब। जो पैसा हुजूराबाद में नहीं चला वो मलकाजगिरी में कैसे चलेगा। हुजूराबाद बीआरएस एमएलए कौशिक रेड्डी ने बनाया इटेला राजेंद्र को निशाना। और अब खबरों की तफसील। हिंदुस्तान भर में कल जुमेरात को ईद उल फित्र मनाई जाएगी। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में ईदगाहों और मसाजिद में ईद की नमाज के लिए मुमकिन इक़दाम को यकीनी बनाया गया है। इस दरमियान हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने ईद उल फित्र की नमाज के सिलसिले में मीरालम ईदगाह और मासब टैंक हॉकी ग्राउंड ईदगाह बिलाली के अतराफ व अकनाफ में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। ईद की नमाज के पेश नज़र कल जुमेरात के दिन सुबह 8 बजे से 11:30 बजे के दरमियान यहाँ ट्रैफिक पर पाबंदियां आयद की गई हैं और गाड़ी सवारों से ख्वाहिश की गई है कि वो मुतबादिल रास्तों का इस्तेमाल करें। साबिक सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी और सीनियर पार्लियामेंटेरियन मरहूम सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी की कल मंगल 29 रमज़ान को 16वीं बरसी मनाई गई। इस मौके पर दारुसलाम में महफिल का एहतमाम किया गया। बाद अज़ां उनकी ख़ब्र की ज़ियारत और चादर गुल पेश करते हुए दुआए मग़फ़िरत की गई। इस मौके पर सदर मजलिस पार्टी असदुद्दीन ओवैसी, मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, एतमाद एडिटर इन चीफ बुरहानुद्दीन ओवैसी, नूरुद्दीन ओवैसी, साबिक़ रुकन असम्बली व जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी, मजलिसी अराकीन व काउंसिल और अराकीन बल्दिया के अलावा कारकुनान मौजूद थे। सीनियर आईपीएस ऑफिसर राजीव रतन की आखिरी रसूमात में सीएम रेवंत रेड्डी ने शिरकत की, जिनका कल दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया था। उनकी आज आखिरी रसूमात रायदुर्गम में सरकारी एजाज़ के साथ अदा की गई। इस मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी ने उनके घर वालों से मुलाकात करते हुए उन्हें तसल्ली दी। बीआरएस सरबराह केसीआर ने जगतियाल एमएलए डॉक्टर संजय कुमार के वालिद के दशा दीना करम प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने आंजानी हनुमंत राव की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खिराज पेश किया। अपने वालिद की मौत से गमज़दा एमएलए डॉक्टर संजय कुमार और उनके अरकान ख़ानदान से मुलाकात करते हुए केसीआर ने उन्हें तसल्ली दी। कांग्रेस के सीनियर लीडर रेणुका चौधरी ने आज चारशंबे को राज्यसभा की रुकन के तौर पर हलफ लिया। उन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धानखड़ के दफ्तर में हलफ लिया। रेणुका चौधरी के साथ कांग्रेस के कई लीडर भी मौजूद थे। रस्मी अमल मुकम्मल करने के बाद उन्होंने बतौर रुकन पार्लियामेंट चार्ज संभाल लिया। वो तीसरी बार राज्यसभा रुकन के तौर पर काम कर रही हैं। हाल ही में तेलंगाना में कई सीटों के लिए राज्यसभा के इंतखाबात हुए और रेणुका चौधरी समेत कई दीगर उम्मीदवार मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतखब हुए। तेलंगाना श्रीमती रेणुका चौधरी। मैं रेणुका चौधरी जो राज्यसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का
श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर ने वाजे किया कि लॉर्ड राम सबके हैं। बीआरएस पार्टी की उनके साथ कोई पंचायत नहीं है, बल्कि पंचायत सिर्फ बीजेपी के साथ है। केटीआर ने मलकाजगिरी हलके में मुनक्किदा बीआरएस पार्टी इजलास में शिरकत करते हुए खिताब किया। उन्होंने कहा कि मलकाजगिरी में कांग्रेस का डम्मी उम्मीदवार है। बीआरएस का मुकाबला बीजेपी के ईटेला राजेंद्र के साथ है। उन्होंने कहा कि ईटेला राजेंद्र हारे तो हुजूराबाद जाएंगे, सुनीता महेंद्र रेड्डी हारी तो तांडू जाएंगी। यहाँ कामयाबी हासिल करेगा और रहेगा सिर्फ मुकामी लीडर लक्ष्मण रेड्डी। बीजेपी पार्टी ఇక్కడ ఈటెల రాజేందర్ గారు హుజూరాబాద్ లో ఓడిపోయిండు, గజ్వేల్ లో ఓడిపోయిండు, ఇలా తీసుకొచ్చి మల్కాజ్గిరి నిలబెట్టిండు. ఇక్కడ నిజంగా చెప్పాలంటే కాంగ్రెస్ డమ్మీ అభ్యర్థి మన పోటీ ఈటెల రాజేందర్ తో బీజేపీతోనే ఉన్నది. ఒక్క మాట దయచేసి ఆలోచించండి. రేపు తెల్లారి ఈటెల రాజేందర్ గారు పార్లమెంట్ ఎన్నికల తర్వాత ఓడిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఉంటాడా హుజూరాబాద్ పోతాడా? ఇక్కడ ఉంటాడా హుజూరాబాద్ పోతాడా? మళ్ళా మరి అట్లాంటి నాయకుడు మనకు అవసరమా? సునీతా మహేందర్ రెడ్డి ఓడిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఉంటుందా? మళ్ళా తాండూరు పోతుందా? మళ్ళా తాండూరు పోతుంది. ఒకలేమో హుజూరాబాద్ పోతారు ఓడిపోయినాక, ఇంకోలేమో తాండూరు పోతారు. ఇక్కడనే ఉండే పక్కా లోకల్ నాయకుడు, మీ పక్కనే ఉండే నాయకుడు మన నాయకుడు రాగిడి లక్ష్మారెడ్డి గారు అనే మాట నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. हुजूराबाद बीआरएस एमएलए कौशिक रेड्डी ने मलकाजगिरी पार्लिमानी हलके में मुनक्किदा बीआरएस पार्टी के इजलास में शिरकत करते हुए खिताब किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी लीडर ईटेला राजेंद्र पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ईटेला राजेंद्र अपने गैर कानूनी असासों को बचाने के लिए मलकाजगिरी से इलेक्शन लड़ने आए हैं। उन्होंने सवाल किया कि जो पैसा हुजूराबाद में नहीं चला वो मलकाजगिरी में कैसे चलेगा। ఒక్కసారి దయచేసి మీ అందరూ ఆలోచించాలని ఇవాళ నేను రామన్నని అడిగి మరి ఇవాళ రామన్న నీతో వస్తా. ఖచ్చితంగా ఇక్కడ పోటీ చేస్తున్న బీజేపీ అభ్యర్థి ఆయన ఈటల రాజేందర్ గురించి ఖచ్చితంగా ఈ మల్కాజిరి పార్లమెంటు మొత్తం వినేలాగా ఖచ్చితంగా నేను చెప్తా అన్నా. ఇవాళ వస్తా అని నేను చెప్పిన. అదే విధంగా రామన్నతో చెప్పంగానే రా అన్నాడు. ఇవాళ వచ్చిన మీ అందరికీ ఒకటే మాట చెప్తున్నా, హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గంలో చెల్లని రూపాయి ఇవాళ మల్కాజిగిరిలో ఎట్లా చెల్లుతుందనేది ఒక్కసారి మీరు ఆలోచన చేయండి అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇవాళ హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గంలో 20 సంవత్సరాలు ఎమ్మెల్యేగా ఉండి ఒక్క తట్టెడు మట్టి కూడా పొయ్యలేని పరిస్థితిలో అక్కడ ఉన్న ఈటల రాజేందర్ గారు అక్కడ ఉండే. ఇవాళ హుజూరాబాద్ ప్రజల్ని మోసం చేసిండు, గజ్వేల్ ప్రజల్ని మోసం చేసిండు, అన్నం పెట్టిన కేసీఆర్ గారిని మోసం చేసిండు. ఇవాళ మల్కాజిగిరిలో మిమ్మల్ని మోసం చేయడానికి వస్తుండు. తస్మాత్ జాగ్రత్తగా ఉండండి అని చెప్పి సందర్భంగా మీ అందరు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. ఇవాళ 20 సంవత్సరాలు నువ్వు అధికారంలో ఉన్నావు కదా, నువ్వు మంత్రిగా చేసినావు కదా, ఒక 5 సంవత్సరాలు అధికారం లేకుండా ఉండలేకపోతున్నావా? ఎందుకు ఇక్కడ మల్కాజిగిరికి వచ్చి పోటీ చేయాల్సిన అవసరం నీకు ఏముంది అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నాను. మీరు బాగా ఆలోచన చేయండి. కేవలం తను సంపాదించుకున్న అక్రమ సొమ్ముని కాపాడుకోవడానికి ఇలా మళ్ళా బీజేపీ అభ్యర్థిగా మల్కాజిగిరికి వచ్చి పోటీ చేస్తా ఉన్నాడు. ఇలా కేవలం ఆయన సంపాదించిన ఆ భూములని కాపాడుకోవడానికి ఇవాళ మల్కాజిగిరిలో వచ్చి పోటీ చేస్తుంది. దయచేసి మీ అందరు కూడా మర్చిపోద్దని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నారు. साबिक वजीर हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का साबिक चीफ मिनिस्टर और बीआरएस सरबराह केसीआर पर तबसरा इंतहाई काबिल एतराज़ है। उन्होंने नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि वज़ीर आला के तौर पर जिम्मेदार ओहदे पर फायज शख्स को ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। उन्होंने रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि आप वज़ीर आला हैं या चड्डी गैंग के रुकन। కేసీఆర్ మొన్నోసారి సిరిసిల్లకు పోయాడేదో మాట్లాడుకుంటూ మీరు 6 గ్యారెంటీల్లో 100 రోజుల్లో చెప్పిన దాంట్లో భాగంగా వడ్లకు 500 బోనస్ ఇస్తామన్నారు. యాసంగి వడ్లు వచ్చుడు చాలైంది, కళ్ళాళ్లకు వడ్లు వస్తున్నాయి. గా వడ్లకు 500 బోనస్ ఇవ్వయా రేవంత్ రెడ్డి గారు అంటే ఈయన అంటాడు కేసీఆర్ నీ డ్రాయర్ ఊడగొడతా అని మాట్లాడతాడు. తెలంగాణ తెచ్చి 10 ఏళ్లు ముఖ్యమంత్రి చేసిన కేసీఆర్ మీద ఈయన మాట్లాడే భాష ఇదేనా? నువ్వు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రివా, చెడ్డీ గ్యాంగ్ సభ్యుడివా నేను అడుగుతా ఉన్నా. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने करीमनगर पार्लिमानी हल्के के बीजेपी और बीआरएस के उम्मीदवारों से सवाल किया कि वो लोकसभा इंतखाबात में किस हक से वोट मांग रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि वो बताएं कि उन्होंने करीमनगर पार्लिमानी हल्के की तरक्की के लिए क्या क्या किया। ఇలా పోటీల వాళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు. నేను పోటీలో లేకుండా నా పార్టీ అభ్యర్థి ఉన్నాడు. మేము బహిరంగంగా చర్చకు సవాల్ చేస్తా ఉన్నా. ఈ నియోజకవర్గ ప్రజలకు మీరు 5 సంవత్సరాల కాలంలో ఏం చేసినో శ్వేతపత్రం రూపంలో చర్చకు వచ్చే చర్యలు లేకపోతే శ్వేతపత్ర రూపంలో ప్రజలకు చూపెట్టండి. ఈ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో ఉన్న కొండగట్టుకి ఏం చేసినావు, వేములవాడకి ఏం చేసినావు, ఏ దేవాలయానికి ఏం చేసినావు బండి సంజయ్ గారిని అడుగుతా ఉన్నా. కొండగట్టుకి ఏమైనా చేసిందా? బండి సంజయ్ నువ్వేం చేసినావు చెప్పుకొని ఒట్లు అడుగు. ఇక ఆయన వినోద్రావు ఎన్నడూ కలిసేది లేదు, సామాన్యులకి నా చేయి కూడా కలిపేది లేదు. చెప్తాను సవాల్ చేస్తా ఉన్నాను. లేకపోతే నేను పెద్ద ఆ పార్టీలను తెచ్చినా ఈ పార్టీలు 5 ఏళ్ళు ఏం చేసినావు? 5 సంవత్సరాలు నీకు కాదు, నీకు బోనస్ కూడా ఇస్తా. నీవు గానీ నీకంటే ముందున కేసీఆర్ 10 ఏళ్లల్లా ఈ కరీంనగర్ పార్లమెంట్ ఏం చేసినావు చెప్పు. ఎన్నికల కొరకు వాడుకున్నారు, తెలంగాణ నిర్ణయాల కోసం వాడుకున్నారు తప్ప ఈ జిల్లా ప్రజలకు ఈ నియోజకవర్గం ఏం చేసినారో చెప్పమని అడుగుతా ఉన్నాం. ఎన్నికలు రాగానే మళ్ళీ కొత్త వేషాలు వేసుకొని ప్రజలను మభ్యపెట్టడానికి వస్తా ఉన్నారు. ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని కోరుతా ఉన్నాం. बीआरएस पार्टी लीडर बालका सुमन ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने रैतू बंधु को दी गई रकम को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि साबिक बीआरएस हुकूमत ने रैतू बंधु के लिए 7,700 करोड़ रुपए रखे थे, तो उसे वजीर कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और राजगोपाल रेड्डी की कंपनियों और रेवेन्यू मिनिस्टर पोंगुलेट्टी श्रीनिवास रेड्डी की कंपनियों को मुंतकिल कर दिया गया। పెన్షన్దారులకు 2,000 నుంచి 4,000 చేస్తామన్నారు. రైతులకు 2 లక్షల రుణమాఫీ అన్నారు. 15,000 రైతు భరోసా అన్నారు. వ్యవసాయ కూలీలకు 12,000 రూపాయలు అన్నారు. అదేవిధంగా క్వింటాల్ వడ్లకు మద్దతు ధర మీద అదనంగా బోనస్ 500 రూపాయలు అన్నారు. ఇట్లా అనేక రకాలైనటువంటి మాటలు చెప్పినారు. అనేక రకాలైనటువంటి మాటలు చెప్పి వాళ్ళు మోసం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇవాళ రైతులకు రుణమాఫీ రాలే, రైతు భరోసా కాదు రైతు బందే రాలే. ఆనాడు మేము 7,700 కోట్ల రూపాయలు ఖజానాలో పెట్టిపోతే అవన్నీ కూడా రైతుల కోసం పెట్టిపోయిన పైసలన్నీ మంత్రి కోమటిరెడ్డి, వెంకటరెడ్డి, రాజగోపాల్ రెడ్డి వాళ్ళ కంపెనీ సుశీలకు మళ్లించారు. కొన్ని రెవెన్యూ మినిస్టర్ పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి కంపెనీ రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్స్లో కొన్ని పంపించారు. తర్వాత వీళ్ళ వంది మాగదులు వీళ్ళకి ఎవరైతే దగ్గర ఉన్నారో అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు రేపు పార్లమెంట్ ఎన్నికలకు సపోర్ట్ చేయబోతున్నారో వాళ్ళ కంపెనీలలో అన్నిట్లకు ఈ డబ్బులన్నీ మలిపి రైతుల నోట్లో మట్టి కొట్టినారు. రైతు బందే దిక్కులేదు, రైతు భరోసా సంగతి దేవుడేరు. ఇవాళ ఇటువంటి విధానాలతో అటు రైతులను అటు మహిళలను చివరికి నిరుద్యోగులను యువకులను విద్యార్థులను కూడా మోసం చేస్తున్నటువంటి మోసకారి ఈ రేవంత్ రెడ్డి। ईद उल फितर के पेश नज़र भैंसा शहर के खदीम व तारीखी ईदगाह का ज़िला एसपी जानकी शर्मिला और एडिशनल एसपी भैंसा कांतिलाल पाटिल ने ईदगाह कमेटी के हमरा दौरा करते हुए इंतजाम का जायज़ा लिया। इस मौके पर फैज़ुल्ला खां सदर मजलिस भैंसा टाउन वो सदर ईदगाह इंतज़ामी कमेटी ने बल्दिया की जानिब से किए जा रहे इंतजामात से ज़िला एसपी और दीगर अहदेदारों को वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर अराकीन बल्दिया ईदगाह इंतज़ामी कमेटी के अरकान बल्दी अहदेदारों के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर ज़िला एसपी ने सिक्योरिटी के मुमकिन इक़दामात को यकीनी बनाने की हिदायत दी। ఇక్కడ రంజాన్ పండుగకి సంబంధించి ఏర్పాట్లు చూడడం కోసం ఇక్కడికి రావడం జరిగింది। ఇది 230 ఇయర్స్ ఓల్డ్ అని చెప్తున్నారు। ఇంత మంచి చరిత్ర కలిగిన ఈ ప్లేస్లో ముస్లిం సోదరులందరూ కూడా భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకోవాలని నేను ప్రతి ఒక్కరిని విష్ చేస్తున్నాను। అండ్ అడ్వాన్స్ రంజాన్ శుభాకాంక్షలు మీ అందరికీ। పండుగ ప్రశాంతంగా ఆనందంగా జరుపుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను। దానికి కావాల్సిన అరేంజ్మెంట్స్ అన్నీ కూడా చేయడం జరిగింది। ట్రాఫిక్ డైవర్షన్స్ ఎక్కడ చేయాలి, తర్వాత బ్యారికేడింగ్ ఎక్కడ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా ఇవాళ పోలీస్ అధికారులతో చర్చించి అవన్నీ అరేంజ్మెంట్స్ చేయడం జరుగుతుంది। టోటల్ చేశారు మేడం 150 మెంబర్స్। ఈ సీసీ కెమెరా కానీ ఈ కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ ఎలాంటి పర్యవేక్షణ చేస్తున్నారు? కమాండ్ కంట్రోల్కి అన్ని సీసీ కెమెరాస్ అనుసంధానం చేయడం జరుగుతుంది। అలాగే సీనియర్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా పర్యవేక్షిస్తారు। ఏఎస్పీ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ బందోబస్తు జరుగుతుంది। सारे आलम के मुसलमानों को एडवांस में रमज़ान की ईद मुबारकबाद देता हूँ। भैंसा शहर के अंदर ईदगाह के सारे इंतज़ाम हो चुके हैं और मोहम्मद जाबिर अहमद साहब की जानिब से, उनकी हिदायत से, उस पार्टी की जानिब से
जो इंतज़ाम बल्दिया का होने का था पूरा मुकम्मल हो चुका है। साथ में साथ पुलिस का भी हमारा बहुत ताउन रहा है। एसपी मैडम भी आ चुके हैं, एडिशनल एसपी साहब भी आके महिला करके चले जा चुके हैं। यहाँ का निज़ाम देख के एसपी मैडम बहुत खुश हो चुके हैं। यहाँ की ईद की नमाज ठीक 9 बजे होंगी। यहाँ की ईद की नमाज, भैंसे की ईद की नमाज ईदगाह पर ठीक 9 बजे होंगी। सारे कमेटी की जानिब से मशवरा करके तय किया गया है उलमाओं की जानिब से। आप सबको अटमास पे ईद मुबारक। अतनाब देहातों के अंदर भैंसे के लोगों को मेरी तरफ से ख़ास तौर पे ये बात रख रहा हूँ कि ईद की नमाज ठीक 9 बजे होंगी। आप आधा घंटा पहले अगर ईदगाह पे आए तो यहाँ के बयानात, यहाँ के पूरे कामा ये पूरे देख सकते हैं, बयान सुन सकते हैं। सही टाइम पे अगर ठीक 9 बजे ईद की नमाज़ होंगी, आप सही टाइम पे ईदगाह पे आ जाइए। बार बार मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ, हर साल आप लेट आते हैं, आपको नमाज़ नहीं मिलती, थोड़ी देर में आपकी नमाज़ चल जाती, रास्ते में होते हैं नमाज़ ख़त्म हो जाती। आप 8:30 बजे आए तो आपको इंशाअल्लाह नमाज भी मिलेंगी, आपको हर चीज़ मिलेंगी। आपको 2 रोज़ कबल सऊदी अरब में भैंसा के रहने वाले एक मेराज नामी शख्स का रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। आज उनकी नमाज जनाजा हरम शरीफ में बाद नमाज ज़ोहर अदा की गई और तदफीन भी मक्का मुकर्रमा में अमल में लाई गई। मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआ की अपील की गई है। ये शख्स सऊदी अरब रोज़गार के सिलसिले में गया था और वहाँ वेल्डिंग का काम किया करता था। 2 दिन कबल पहले सऊदी अरब में नमाज़ पढ़ के निकलने के साथ ही उनका एक्सीडेंट हो गया और स्पॉट पे डेथ हो गए। और उनकी माशी हालत ऐसी है कि उन्हें वहाँ से डेड बॉडी नहीं ला सकते। और यहाँ और मेराज जो जिसका इंतकाल हुआ वो घर के बड़े लड़के थे और उनके आगे पीछे कोई नहीं है, घर के ज़िम्मेदार शख्स थे और उन्हें छोटे छोटे बच्चे हैं। और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ की गवर्नमेंट से और वहाँ की गवर्नमेंट से कि कुछ इमदाद करे तो उनके बच्चों का कुछ फ़ायदा हो जाएगा। और ऐसे ही मेराज के उनके रिलेशन में उनके भाई है, उनसे पूछेंगे कि इनकी दिल की राय क्या है और मेराज के बच्चों के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट से पूछेंगे। आपका नाम बोलिए। आप बोलिए। मेराज साहब का जो इंतकाल हो गया, जो सऊदी अरब में आज उनको तकसीम किया जा रहा, आप उनके बारे में कुछ बोलेंगे? उन्हें कितने लड़के और उनको कितने बच्चे, उनके बारे में बोलेंगे? मेरा फ्रेंड साहब वहाँ 8 साल से थे। बीच में कोविड टाइम पे यहाँ आए थे। कोविड में यहाँ बिजनेस करके यही ज़िंदगी गुजारूंगा बच्चों के साथ सोचे थे उन्होंने। फिर भी यहाँ काम नहीं बना उनका। फिर से 2-2.5 महीने पहले गए सऊदी को। जाने के बाद वहाँ नमाज़ पढ़ने गए थे मगरिब फिरोज़े की हालत में। जब नमाज़ पढ़ के बाहर निकले कार वाले ने एक्सीडेंट कर दिया। इतना परेशान हो गए घर वाले, क्योंकि मासूम बच्चे हैं, 2 छोटे बेटे हैं, 2 बच्चियाँ हैं, एक ही बेटा हुआ 1 साल का बेटा है। वो हालत में थे लोग। अब हम सोचे लाना चाहिए तो भी लाना मुश्किल है। गवर्नमेंट के हॉलीडेज भी चल रहे और पैसा भी बहुत लगता, खर्चा आ जाता, लाना मुश्किल है और उसकी मुख्तलिफ जगह में नहीं मिलती, बोल के वहाँ ही दफन करने के इरादा करें। अलहमदुलिल्लाह ज़ोहर में उनका तकसीम का इंतजाम। और तो आप गवर्नमेंट से क्या चाह रहे हैं ये बोलिए? हम गवर्नमेंट से चाह रहे कुछ ना कुछ उनको हेल्प करें तो बेहतर रहेगा, बच्चों की ज़िंदगी बन जाएगी। ये आपका नाम क्या बोले? सलमान खान। ये थे हमारे सलमान साहब जो तफसील में आपको बताए हैं। और उनका ये कहना है कि मेरा साहब जो जिसका इंतकाल हो चुका है, उन्हें छोटे छोटे बच्चे हैं और गवर्नमेंट से, यहाँ की गवर्नमेंट से, वहाँ की गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ इमदाद करें तो बच्चों का कुछ फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि मेरा साहब घर के ज़िम्मेदार शख्स थे, आगे पीछे उनका कोई नहीं है। और मेरा साहब के वालिद साहब का भी इंतकाल हो चुका है, मगर जो उन्हें यहाँ लाने की सकत नहीं है, तो जो वहीं दफनाने की इजाज़त दे दी है और आज उन्हें दफनाया जा रहा है। और तमाम ये लोग, उनके रिलेशन के लोग ये चाह रहे हैं गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट से और सऊदी गवर्नमेंट से चाह रहे हैं कि बच्चों को कुछ इमदाद करें तो बच्चों का कुछ फ्यूचर आगे बनेगा। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, BBN न्यूज़, भैंसा। चारमीनार बस डिपो के करीब कचरे के डिब्बे में आग लग गई। इस आग ने फुटपाथ पर मौजूद 3 दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे दुकानों में रखा सामान को नुकसान पहुंचा और इलेक्ट्रिसिटी पुल बॉक्स को भी नुकसान पहुंचा। नौजवानों की इत्तला पर मुगलपुरा फायर ब्रिगेड अमला मुकाम हादसा पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि कचरे में किसी ने जली हुई सिगरेट फेंकी होगी।
ईद उल फितर के पेश नज़र आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने अक़लियती कायदीन के हमरा ईदगाह मैदान वाक़ भक्तापुर का दौरा करते हुए ईद की नमाज के लिए किए जा रहे इंतज़ामात का जायज़ा लिया। बाद मीडिया से बात करते हुए दौरे की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया और मुसलमानों को ईद उल फितर की पेशगी मुबारकबाद दी। आदिलाबाद के मोहल्ला बिगलगुड़ा में एक 5 साला मासूम बच्ची ने सहर में उठकर रोज़ा रखने की ज़िद की और बाज़ाब्ता वालिदैन और दादी के साथ सहर करते हुए शदीद धूप के बावजूद रोज़े की तकमील की। इमरान खान की ये दुख्तर उम्मे कुलसुम खान ने धूप की शिद्दत के बावजूद 29वां रोज़ा रखा। रोज़े की तकमील पर वालिदैन और दादी ने खुशी व मसरत के साथ इस मासूम का इफ्तार कराया। इस मौके पर रिश्तेदारों और अफराद ख़ानदान ने खूब दुआओं से नवाजा। आपको बता दें कि मासूम रोज़ेदार सहाफ़ी खिज़र अहमद याफ़ई को रिश्ते में भतीजी लगती है। टीपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट व संगारेड्डी साबिक़ एमएलए जग्गारेड्डी की जानिब से सदाशिवपेट में दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम किया गया, जिसमें मोनपल्ली सत्यानारायणा, राम रेड्डी, कंदी कृष्णा, मोहम्मद शुजाउद्दीन, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद खलील के अलावा दीगर रोज़ेदारों ने शिरकत की। फिर एक बार मेरा सलाम है। कभी भी मैं आपके लिए हाजिर हूँगा। आप कभी भी मेरे साथ है, मैं भी आपके साथ रहूँगा। बस अभी अल्लाह में सबको अच्छा देखेंगे। फिर एक बार इफ्तार की रमज़ान का आने वाले आज का इफ्तार आने वाले रमज़ान की ईद मुबारक। मेरे भाइयों से ईद मुबारक है, एडवांस ईद मुबारक। थैंक यू। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान भर में कल जुमेरात को मनाई जाएगी ईद उल फित्र। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर के ईदगाहों और मसाजिद में ईद की नमाज के इंतजामात। साबिक़ सदर मजलिस सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी की 29 रमज़ान को मनाई गई 16वीं बरसी। दारुसलाम में महफिल का एहतमाम। ज़ियारत ख़ब्र के बाद चादर गुल पेश करते हुए की गई मग़फ़िरत के लिए दुआ। कांग्रेस की सीनियर लीडर रेणुका चौधरी ने लिया रुकन राज्यसभा के तौर पर हलफ। राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धानखड़ ने दिलाया हलफ। मलकाजगिरी में कांग्रेस का डम्मी उम्मीदवार बीजेपी से है बीआरएस का मुकाबला। बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर का पार्टी इजलास से खिताब। जो पैसा हुजूराबाद में नहीं चला वो मलकाजगिरी में कैसे चलेगा। हुजूराबाद बीआरएस एमएलए कौशिक रेड्डी ने बनाया इटेला राजेंद्र को निशाना। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।